शुकपरिविलसन् मौलनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन्निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। Can't hear. Please rejoin. Yeah, there is sound. तो आज का ये विशेष इस प्रकार का आयोजन है कैंसर प्रिवेंशन। इस प्रकार से हम काफी बरस से कैंसर में काम कर रहे हैं और मेरे खुद के बारे में अगर बोलना है तो 1985 में मेरे पास पहली केस आई थी और कोलेंजो कार्सिनोमा इस प्रकार का था और 15 दिन की आयु बताई गई थी और ऑपरेट करने की कोशिश की और कुछ ऑपरेबल नहीं है करके छोड़ दिया था। इस प्रकार से संयोग से मेरे पास आई, मैंने कोल्हटकर सर की सलाह ले ली और ट्रीटमेंट शुरू करी। केवल दूध पे रखा, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया, वो 33 बरस जिंदा रहे। ओरिजिनल कोलेंजो कार्सिनोमा मेटास्टेसिस इन लिवर एंड कोलन इस प्रकार की एक केस थी। तो उसके जरिए मेरे पास बहुत सारे केसेस आने लगे जो आज तक सिलसिला चालू है। तो इसलिए मैं प्रिवेंशन के बारे में आधुनिक वैद्य कुछ कर नहीं कहा रहा। उनका प्रिवेंशन का मतलब है अर्ली डिटेक्शन। तो रोग होने के बाद ही वो शुरू करते हैं, रोग होने से पूर्व रोग न हो इसके लिए कुछ नहीं देते हैं। तो इसका पोटेंशियल आयुर्वेद में बहुत ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो इसीलिए मैंने ये सोचा, मैं निसर शेखर सरिता वैद्य ये तीनों अभी प्रातिनिधिक है इसमें। मैं आगे एक वेबसाइट दिखाऊंगा हमने जो एस्टेब्लिश की है। तो उसके जरिए प्रिवेंशन के बारे में हम अगर कुछ ज्यादा जिक्र करते हैं तो वह पूरे समाज के लिए अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो कैंसर बड़ी तेजी से पूरे विश्व भर में फैल रहा है और कन्वेंशनल मेडिसिन में जो अभी ट्रीटमेंट की जाती है कि सर्जरी है, केमोथेरेपी है, रेडिएशन है, वगैरह वगैरह, इन सभी के बावजूद भी ये बार बार दोहराता रहता है, दूसरी जगह फैल जाता है जिसको मेटास्टेसिस इस प्रकार से कहते हैं और फिर एक अकाली यातना में मृत्यु प्राप्त हो जाती है। और केवल मृत्यु प्राप्त होती है ऐसी भी नहीं है कि संपत्ति का बहुत ज्यादा पैमाने पर व्यय होता है।
पूरा जो उसका परिवार का स्वास्थ्य है, परिवार की सुस्थिति है, वो पूरी तरीके से बिगड़ जाती है। और आनंद लेना ये तो बात होती ही नहीं है इस प्रकार से। तो ऐसे अवस्था में आयुर्वेद और योग ये एक आशा का किरण बनते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। अभी मुसीबत ये है कि निदान जो होता है कैंसर का, वो एलोपैथी के डॉक्टरों के द्वारा ही होता है। वही पहल प्रथम पसंदी का वैद्य पूरे विश्व भर में है, भारत में भी है इस प्रकार से। तो कुछ भी लक्षण हो जाए, कुछ भी अलग दिखा दे, तो मरीज जो है वो एलोपैथी के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। फिर वहां पे निदान हो जाता है कि ये भलाना कैंसर है इस प्रकार से। और फिर वो तुरंत बताते हैं कि नहीं नहीं, आपको ये सर्जरी करनी है, केमो करनी है, रेडिएशन करनी है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और ट्रीटमेंट इमीडिएटली शुरू भी हो जाती है। ऐसी बात नहीं होती कि उसके लिए सोचने के लिए कोई समय मिलता है, ना ही मरीज को जानकारी होती है कैंसर क्या होता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और कन्वेंशनल मेडिसिन जो है, एलोपैथी की जो दवाइयां हैं, उसके परिणाम कहाँ तक होते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में क्या करना है इस प्रकार से। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रोग बार बार आता रहता है, बिगड़ता रहता है, उसके बारे में कैसे करेंगे, ये महत्वपूर्ण चीज इस प्रकार की है। तो लोग फंस जाते हैं एलोपैथी की ट्रीटमेंट में। वो शुरू करते हैं और उसी में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें कैंसर क्या है ये भी कुछ मालूम नहीं, ना ही कोई डॉक्टर बताता है, ना ही इस प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन जनरली अवेलेबल इस प्रकार की है। और जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो एलोपैथी की दृष्टि से मिलेगी। वो होलिस्टिक अप्रोच, सर्वांगीण दृष्टिकोण जिसको बोलते हैं, उस प्रकार की ट्रीटमेंट होती ही नहीं है इस प्रकार से, उसकी प्रकार की जानकारी होती नहीं है। तो फिर ऐसा होता है कि सर्जरी होती है, या शुरू में केमो होती है, फिर सर्जरी होती है, फिर से केमो होती है, रेडिएशन होते हैं, वगैरह वगैरह। और कुछ मरीजों में डिसीज फ्री स्टेट आती है, वो मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन बहुत सारे मरीजों में ये दोहराता रहता इस प्रकार का है। और फिर आगे वाली केमोथेरेपी, फिर से के रेडिएशन, वगैरह वगैरह ये बातें होती रहती है। और लोग इस स्थिति को पहुंच जाते हैं कि बस आगे एलोपैथिक में देने लायक कुछ भी नहीं है, अब मृत्यु निश्चित है, और वो भी आत्मा में मृत्यु इस प्रकार का है, बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं इस प्रकार से। तो आर्थिक स्थिति भी पूरी बिगड़ गई है। ऐसी स्थिति तक जो पहुंच जाते हैं, तो फिर वो सोचना आरंभ कर सकते हैं कि अब एलोपैथी तो करने लायक कुछ नहीं रहा, तो और क्या कर सकते हैं। तो फिर आयुर्वेद, होम्योपैथी वगैरह ऑप्शन सामने आ जाते हैं। लेकिन ये काफी बढ़ी हुई समस्या इस प्रकार की होती है। और बहुत ज्यादा ज्यादा दर्द होता रहता है। कैंसर की एक खासियत है कि इसमें जो दर्द होता है वो बहुत खतरनाक दर्द होता है। मरीज सहन नहीं कर सकते, बाकी रिश्तेदार उसको देख नहीं सकते, इस प्रकार से परिस्थिति रहती है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो पूरी बिगड़ जाती है। जो आदमी पहले हंसता खेलता फिरता घूमता इस प्रकार का था, वो अब घर में भी उसका फिरना मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है, बेडिडन हो जाता है। और दर्द के जरिए बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल कुछ नहीं रहती इस प्रकार से। तो ये ज्यादातर मरीजों में यही कंडीशन दिखाई देती है। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि जिनमें कैंसर का पूरा खात्मा हुआ, ऐसा इन्वेस्टिगेशंस में दिखाई देता है। चाहे पेट स्कैन हो, एमआरआई है, हो जो भी कुछ हो, या मार्कर्स हो, ब्लड मार्कर्स हो, तो उसमें ऐसा दिखाई देता है कि कहीं कैंसर नहीं है अभी इस प्रकार से। डिसीज फ्री इस प्रकार की स्टेट है। और फिर एलोपैथी भी जानती है कि ये बार बार दोहराता है। पहले 5 वर्षों में डिसीज दोहराने की बात सबसे ज्यादा होती है। 1-2 वर्षों में भी होने वाले ज्यादा इस प्रकार के होते हैं। और एलोपैथी को मालूम है, तो इसलिए इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं।
फिर से दोहराए नहीं, इसके लिए कोई प्रिंसिपल ही नहीं है एलोपैथी में कि वापस फिर से न आए। इसके लिए क्या करना है, क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेनी है, इसके बारे में कोई तत्व ही नहीं है इस प्रकार से। तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस करते रहते हैं, और इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं तब एक बोझ बन जाता है मन के ऊपर। एक एंजाइटी रहती है, एक डर रहता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में क्या निकलेगा, क्या फिर से पता चलेगा कि कैंसर वापस आ गया है, अगर आ जाता है तो क्या करेंगे, वगैरह वगैरह। तो ये डर भी एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कैंसर वापस न आए इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली हाथ डाल के बैठ रहे हैं। तो अगर हम कुछ कोशिश करते हैं तो कम से कम तसल्ली होती है कि अरे हाँ, मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ इसके लिए, कि वापस ना आए इसके लिए कुछ कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन पूरे विश्व भर में ये माहौल है कि कुछ भी प्रिंसिपल नहीं है ट्रीट करने का, कि उसको वापस ना आए इसके लिए क्या करना है, ये प्रिंसिपल ही नहीं है एलोपैथी में इस प्रकार से। तो रिकरेंस होता रहता है, 98% तक रिकरेंस होता रहता है, इस प्रकार का है। तो इस व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य जो है, वो ये जो ग्रुप है डिसीज फ्री स्टेट वाला, उसको जगाना। ये मूल उद्देश्य इस प्रकार का है कि वो केवल हाथ पे हाथ रखकर चुपचाप बैठे नहीं, कैंसर वापस न आए इसके लिए कोशिश करें। तो मैंने एलोप ऑन्कोलॉजिस्ट से भी बात की थी इसके बारे में कि आपके पास तो कोई प्रिंसिपल है ही नहीं, तो आप आयुर्वेद की तरफ क्यों नहीं भेजते हैं उनको। तो उसका सीधा जवाब था कि अगर हम आपके पास भेजते हैं डिसीज फ्री स्टेट में भी, अगर उसको रिकरेंस हो जाता है तो वो हमारे पास नहीं आएगा, वो आपके पास आ जाएगा, हमारा ब्रेड और बटर छीना जाएगा। ये तो पूरी कमर्शियल बात है। कि मैं मेरा मरीज खोना नहीं चाहता कि ये है इस प्रकार से, इसलिए एलोपैथी बताती नहीं है। दूसरी बात ऐसी है कि बहुत खर्चा हुआ है एलोपैथी में, तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट करनी है तो कुछ खर्चा होगा इस प्रकार से, अब क्यों खर्चा करें, ये दूसरी बात। तीसरी बात होती है कि आयुर्वेद में परहेज होता है। ये खाओ, ये मत खाओ, वगैरह वगैरह। और अभी मैं अपने पर रिस्ट्रिक्शंस क्यों डालूं, ये भी लोग सोचते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो अगर कैंसर दोहराता है तो सोचेंगे, अभी इसके बारे में कुछ सोचेंगे नहीं। और ऐसा करने पर लोग आयुर्वेद में नहीं आते हैं। और फिर डिसीज जब दोहराता है तो एलोपैथी में फिर से डायग्नोसिस हो जाता है कि अरे फलाना सीटी स्कैन का रिपोर्ट, पेट स्कैन का रिपोर्ट बता रहा है कि रिकरेंस हो रहा है, हो गया है इस प्रकार से। और फिर वहां पे शुरू कर देते हैं तुरंत दूसरी ट्रीटमेंट, आगे वाली केमोथेरेपी, ड्रग बदलते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो वहां भी उनके मन में आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी ऐसा कुछ आता नहीं है इस प्रकार से। तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छी क्षमता है कैंसर को ट्रीट करने, सभी रोगों को ट्रीट करने की क्षमता है, कैंसर को भी ट्रीट करने की क्षमता है। और हम जो ट्रीटमेंट देते हैं वो केवल केमोथेरेपी के ड्रग्स के साइड इफेक्ट कम करने के लिए हिसाब से नहीं, बल्कि मूल रूप से कैंसर में सुधार आए इस प्रकार की ट्रीटमेंट हम देते हैं। तो हमारा गौण इस प्रकार का रोल नहीं है। और लोगों को ये पता ही नहीं है कि आयुर्वेद में इतना अच्छा पोटेंशियल है, इतनी अच्छी क्षमता इस प्रकार की है। तो कम से कम ये डिसीज फ्री स्टेट, जो रोग विरहित अवस्था जो है, उसमें लोग आयुर्वेद, योग की तरफ मुड़े और फिर से कैंसर न दोहराए या कहीं अन्य जगह पर फैल न जाए, इसके लिए कोशिश करें, ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो हमने एक वेबसाइट निर्माण की है, cancerholisticguidance.com। ये अमृत वेद चिकित्सा कर का हमने एक ब्रांड निर्माण किया है, और उसके जरिए ये cancerholisticguidance.com ये वेबसाइट है। तो इसका मूल उद्देश्य ही है कि कैंसर की सर्वांगीण जानकारी हमें मिले,
केवल जो एलोपैथी के डॉक्टर जितना छोटा बताते हैं, जितनी कम बातें बताते हैं, उस पर हम निर्भर नहीं रहेंगे। वैसे किताबें वगैरह इस प्रकार की उपलब्ध है, लेकिन कौन देखने जाता है किताब कौन से क्या है इस प्रकार से। तो एक सर्वांगीण दृष्टिकोण से हमें कैंसर के बारे में जानकारी मिले, इसलिए ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस .com ये हमने वेबसाइट निकाली है। तो इसमें ऐसा है कि काफी सारी चीजें हैं। तो इसमें सिलेक्ट स्पेशलाइजेशन ये एक ऑप्शन है कि आप स्पेशलाइजेशन अगर सिलेक्ट करते हैं तो महाराष्ट्र में ज्यादा, लेकिन थोड़े अंश से बाहर से भी आपको काफी लोग यहाँ पे दिखाई देंगे। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स है दिलीप गाडगिल, स्वाति राईलकर, सुभाष ओसवाल, शीतल देशपांडे कोल्हापुर के हैं, सरिता वैद्य ये पुणे की है, महेंद्र कुमार वनाजी पाटिल सिलवासा में है, इस प्रकार से। तो काफी लोग आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। हर एक के बारे में उनके कांटेक्ट डिटेल है, उनकी कंसल्टेंसी फीस कितनी है ये भी सामने आ जाएगा, उनके डेली मेडिसिन के क्या चार्जेस क्या है ये भी सामने आ जाएगा। तो आप इसमें से किसी को चुन सकते हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर उनकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इस प्रकार से ये आयुर्वेद में है, वैसे योग में भी है। निसार शेख इसके बारे में आपको दिखाई देगा, स्वाति राइलकर दिखाई देगी, इस प्रकार से। हमने एस्ट्रोलॉजी का भी एक ऑप्शन रखा है इसमें। तो ये दोनों योग में एक्सपर्ट्स इस प्रकार के हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी एक ऑप्शन रखा है इसमें। ये संगीता सुनील देव ये है। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में जब कैंसर होता है, छोटे बच्चे में मैंने देखा है 2.25 महीने की लड़की कैंसर लेके आई थी। तो इस जन्म में तो क्या कारण मिलेंगे उसको, ऑन्कोजीन्स अभी सभी में है। ये एक कारण है, लेकिन सिर्फ यही इस लड़की को ही क्यों हुआ? तो शायद पत्रिका के आधार पर, जन्म पत्रिका के आधार पर पिछले जन्म में कुछ लेके आए हैं क्या, ये बात हो सकती है। और उस दृष्टि से ज्योतिष की अगर सहायता ले सकते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो इसमें एक सर्विस प्रोवाइडर का अभी मैंने ये बताया, उसी प्रकार एक हेल्थ सीकर करके मेंबरशिप है। ये पर्सनलाइज गाइडेंस भी आपको मिल सकती है, लेकिन एक हेल्थ सीकर करके अ, इसमें मेंबरशिप विधान है कि कोई भी कैंसर का मरीज या दूसरे रोग का मरीज इसमें रजिस्टर करता है, तो फिर ये जो डेली चार्जेस है उनमें 10% कंसेशन उसको मिल जाता है। मेरे यहाँ काफी लोग इस कंसेशन का फायदा उठाने वाले इस प्रकार के हैं। तो वो भी एक बात इसमें आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और भी कई बातें इस प्रकार की हैं। मेरे काफी इंटरव्यूज हुए हैं, या फिर मेरा ऑडियो रिकॉर्डिंग्स काफी है, कैंसर के बारे में है, कैंसर के प्रकारों के बारे में है, इस प्रकार से वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो काफी जानकारी मिलेगी आपको। एक फ्री इस प्रकार का कंसल्टेशन मिलता है। तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन ये भी एक बात कही गई है यहाँ पे, फ्री गाइडेंस है। तो फ्री गाइडेंस में आप चले जाएंगे तो सब्सक्राइब टू गेट फ्री गाइडलाइंस, आपको ईमेल भेजना है, ईमेल वेरीफाई होगा, फिर आपको फ्री गाइडेंस आ जाएगा कि क्या करना है। नैसर्गिक जीवन शैली, नैसर्गिक खाना पीना ये अहम है कैंसर की ट्रीटमेंट में। और साथ में योग अगर करते हैं तो बढ़िया इस प्रकार का रहेगा। तो इस तरीके से ये आपको जरूर दिखाई देगा। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि इस वेबसाइट को विजिट करें, cancerholisticguidance.com। अपने लिए जो योग्य व्यक्ति इस प्रकार की होगी उसको चुने,
उसको सीधा कांटेक्ट करें। अगर आप हेल्थ सीकर मेंबरशिप ले लेते हैं तो आपको 10% कंसेशन डेली चार्जेस में मिल जाएगा। और इसके जरिए ये पूरे भारत भर में, विश्व भर में इसका प्रचार प्रसार होना हम सोच रहे हैं। मेरी काफी किताबें हैं, कैंसर, हार्ट डिसीज एंड डायबिटीज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट इन आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव है, अंग्रेजी में है। हिंदी में भी किताब पब्लिश हुई है, लेकिन मेरे हाथ अभी तक आई नहीं है। ये जबलपुर में पब्लिश हुई है। वो शायद सोचते हैं कि एक हफ्ते भर में मुझे मिल जाएगी। लेकिन पूर्णायु करके आयुर्वेद कॉलेज है जबलपुर में, उन्होंने पब्लिश की है। मराठी में तो है ही, वो पुणे की ही पब्लिकेशन इस प्रकार की है। और इसका मूल कारण लाइफस्टाइल में है, तो आयुर्वेद लाइफस्टाइल द की टू हेल्थ, ये अंग्रेजी में और मराठी में ये दोनों उपलब्ध है। वैसे मराठी में मेरे वसा आरोग्याचा ये भी एक किताब उपलब्ध है। और मेरे काफी एक्सटेंसिव इंटरव्यूज ई प्रसारण इंटरनेट रेडियो पे हुए। इसमें एक कैंसर के बारे में इस प्रकार का इंटरव्यू हुआ है। पहले एक बहुत बरस पहले एक हुआ था, और हाल ही में एक बरस पहले एक फिर से कैंसर के ऊपर इंटरव्यू हुआ। तो वो अभी का हुआ था, वो वीडियो था, पहला सब ऑडियो चलता था वहां पे। लेकिन फिर भी ये इंटरव्यूज उपलब्ध इस प्रकार के हैं। तो मेरा सुझाव है कि केवल एलोपैथी में अटके नहीं रहे, और आयुर्वेद क्या कर सकता है, योग क्या कर सकता है, ये जरूर देखिए। होम्योपैथी भी कुछ हद तक अच्छी है, हमारे यहाँ होम्योपैथ भी है इस वेबसाइट में। तो जरूर इसके बारे में सोचें और आगे बढ़ेंगे। ये तो यूट्यूब लाइव हो जाएगा, अभी यूट्यूब लाइव हो गया है, तो आपको मिल जाएगा, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे रुकता हूँ। अगली स्पीकर जो है सरिता वैद्य है, वो यहाँ से आगे लेके जाएगी। तो मैं सरिता वैद्य से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना जो व्याख्यान है त्यामध्ये अ, सविता हिंदी फाडणार आहे. सविता सविता आहे आता काय फाडणार आहे हिंदी फाडेल आता बघूया. पीपीटी सरिता तुझी आहे ती शेअर कर, स्क्रीन शेअर कर तुझा. आणि म्यूट असले तर अनम्यूट कर स्वतःला. नमस्कार सर. होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपंट स्क्रीन शेअरिंग असं येत आहे. स्क्रीन होस्ट शेअरला होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपंट स्क्रीन शेअरिंग तुमचा चालू आहे का स्क्रीन? मी स्टॉप शेअर करतो माझ्याकडचा, आता हा, कदाचित तुला करता येईल. हा. नाही येते सर अजून. बर. विलोप सांगू शकशील काय करायचंय? सर तुम्हाला सेटिंग मध्ये जाऊन स्क्रीन शेअरचा जो ऑप्शन आहे तो सर्वांसाठी ओपन करावा लागेल. कॅन्सर प्रिव्हेन्शन माझा स्क्रीन इथं म्हणजे आयुर्वेदात भरपूर आहेत उपयोग उपाय, पण लोक जातात आणि मग ते ट्रीटमेंट घेतात आणि मग ते पैसे, हेल्थ आणि शेवटी मी माझ्याकडनं स्क्रीन शेअर केलाय आता. हा सर. क्युअर काय होतो आयुर्वेद मध्ये? तर फक्त आता असं आहे की तुला स्लाइड हलवता नाही येणार, मला मला सांगायला आहे नेक्स्ट स्लाइड म्हणून. सर तुम्ही ते शेअर स्क्रीन मध्ये जाऊन जर एनेबल केलं ना सर्वांना, तर तो पण त्यांना ते कुठे हँडल मिळेल? करता येईल. शेअर शेअर स्क्रीन मोर मध्ये जाऊन कदाचित मिळेल. नुसतं तेवढं करून होत नाहीये. सरिता, तू तुझ्याकडनं हा. शेअर स्क्रीन, हो न्यू शेअर स्क्रीन वगैरे असं असेल त्याला क्लिक कर. हो सर. मी केलं की ते होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपंट स्क्रीन शेअरिंग हो, असं डिसेबल पासेल. त्याला काय करायचं? मला स्क्रीन शेअर नहीं करता है. डॉक्टर सरिता, प्रोबेबली आपका शीन शेयरिंग होस्ट ने इनेबल नहीं किया हुआ, प्रोबेबली. हाँ वही. चोपड़ा बोल रहा हूँ मैं, चोपड़ा बोल रहा हूँ.
प्रॉबेबली. या सर तुम्ही करू शकता. मी बघतोय, प्रयत्न करतोय, सुश्रुत हो करतोय. सर. या ते शेअर स्क्रीनच्या बटनवर जाऊनच Allow मला असं to- वाटतं हा, ते allow. अलो ऑदर्स असं करावं लागेल, किंवा मोर मध्ये जाऊन सेटिंग्ज असतात त्यात करावं लागेल. इथं हा ऑप्शन इन्व्हाइट मध्ये काय आहे बघ. सरिता मॅडम, मी तुम्हाला को होस्ट केलंय, तुम्ही आता ट्राय करा. मीटिंग होस्ट कोणी केली? मीच आहे होस्ट ना. हा, तुझं स्क्रीन शेअरिंग यायला लागलंय असं म्हटलंय आता तुला. मॅडम मी त्यांना म्हणू निसार शेख सरांना पण पोहोच हा, निसार सरांना पण पोहोच करायला सांग. काय? मॅडम आता तुमचं स्क्रीन विजिबल आहे. नाउ स्क्रीन शेयर इज आपका हो गया है. निसार सरांना Share पण your PPT. पोहोच करायला सांगा, Yes. तर त्यांची पीपीटी शेअर होऊ शकते. निसार तू पण को होस्ट हो. हाँ, ये हो गया आपका, आ गया है. हाँ, लेकिन अभी मेरे सामने तो स्क्रीन नहीं आ रहा. Your screen is visible to us. स्क्रीन इज विजिबल. Yes, कैंसर पीपीटी आता पॉवर पॉइंट आलं. ठीक आहे. यस, PowerPoint आ गया आपका. ते तू बोललास नाही मला आणला. इट इज ओपनिंग. या सगळ्यांना दिसतोय. कॅन एव्हरीबडी सीन द. Yes, yes, it is very much visible. ओके ओके, थँक्यू सो मच. जस्ट अ मिनिट. या सो नमस्कार एंड थैंक यू गाडगिल सर. अभी गाडगिल सर ने जो बताया वो बहुत ही अहम बात थी कि आज कैंसर की रुग्णों में जो प्रॉब्लम्स कैंसर पेशेंट फेस कर रहे हैं, तो उसमें क्या बदलाव बाकी के साइंस ला सकते हैं, और आयुर्वेद की बहुत ही मुख्य भूमिका उसमें जो है वो हम देखना चाहते हैं. आज ये बात यह है कि बहुत सारे रुग्णों को और समाज में आयुर्वेद शास्त्र इसके बारे में कुछ कर सकता है ये मालूम ही नहीं है, और ये मालूम होना बहुत जरूरी है. इसी इंटेंशन से आज का ये वेबिनार हम वैद्य लोग ले रहे हैं कि लोगों को पता चले कि कैंसर में आयुर्वेद पर्सपेक्टिव क्या रहता है. सर ने पहले ही बताया है तो उसके ज्यादा डीप में मैं अभी नहीं जाऊंगी कि कैंसर इज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन एनी ऑर्गन ऑफ द बॉडी. सो एक बार वो एबनॉर्मल सेल्स की ग्रोथ हो गई, कौन सी भी ऑर्गन में हो गई, तो इट इज नेचुरली गोइंग टू अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गन. एंड एक बार वो फंक्शनिंग बिगड़ गया तो उसका असर पूरी शरीर पे ही फैल जाता है, और फिर फाइनली इट लीड्स टू द डेथ ऑफ द पेशेंट. यहाँ एक फीमेल पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि इन फीमेल्स देर आर 3 मेजर ऑर्गन्स फॉर द चाइल्ड बेयरिंग एंड चाइल्ड फीडिंग. तो फीमेल्स में एक ब्रेस्ट कैंसर, ओवरीज और यूटेरस, ये 3 कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं. ब्रेस्ट कैंसर अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट ऑल 30% ऑफ द फीमेल कैंसर्स. सर्वाइकल कैंसर्स देख रहे हैं 0.7%. यूटेराइन कैंसर देख रहे हैं 3.1%, और ओवेरियन कैंसर देख रहे हैं 1.2%. अभी ये 1, 2, 3 ऐसे आंकड़े में अभी नंबर्स में आपको अभी दिखाई देता होगा, लेकिन जब वी थिंक ऑफ ऑन ग्लोबल लेवल इट इज अ ह्यूज नंबर. सो कैंसर इज स्प्रेडिंग लाइक एनीथिंग. तो हमारी सोच थोड़ी बदलने की जरूरी है, और ये क्यों हो रहा है इसकी सोच लाना बहुत ज्यादा जरूरी है.
जैसे अभी गाडगी सर जी ने बताया कि रूट कॉज ऑफ द कैंसर इज स्टिल अननोन बाय द कन्वेंशनल साइंस, यही बहुत ज्यादा मायने रखता है, वो ये बहुत ही अहम बात है कि नो वॉइस। आवाज चला गया। मुझे लगता है मैम रिजॉइन कर रहे होंगे। लेट्स वेट फॉर अ मोमेंट। सरिता पुन्हा जॉईन झालीस? सरिता नाहीच आहे. सरिता को होस्ट. कैन यू हियर मी? हा, आता तुझा यायला लागला आवाज. ठीक आहे. तुझं प्रेझेंटेशन पण बघ परत. स्क्रीन शेअरिंग पुन्हा कर. रॅन्ना स्लाइड्स दिसतायत सब नाही लोगों दिसत आहे. सब लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? No, ma'am. You have to share it again. We have to share. I have to share it again. Just wait. पहिला डाव होता तो जास्त झाले. नाही पहिले झाले की. हा ठीक आहे, आता आलंय. अभी सब लोगों को स्लाइड दिखाई दे रहे हैं? Yes. या तो हम लोग इस बारे में सोच रहे थे कि रूट कॉज ऑफ द कैंसर इज स्टिल अननोन बाय द कन्वेंशनल साइंसेस. ये क्यों हो रहा है इसके बारे में हम सोच रहे थे, और मैंने इसके बारे में ये भी बताया कि जब तक कुछ कारण नहीं रहता तब तक कार्य नहीं होता है, चाहे वो बुरा हो या तो अच्छा हो. इसीलिए जब कैंसर फैल रहा है, ये तो कुछ कैंसर का प्रकटीकरण है और कैंसर एक कार्य हो गया है, लेकिन उसका कारण क्या है ये सोचना बहुत जरूरी है. और जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो ये सोचना भी जरूरी है कि पेशियों का जनन शरीर में होते रहना, इट इज अ वेरी वेरी ऑन गोइंग प्रोसेस एंड इट शुड बी इन अ नॉर्मल वे ओनली. ये नॉर्मल तरीके से ही होना चाहिए.
जब ये नहीं होता है तब ये सोचना जरूरी है कि when, how and why your body starts growing abnormal cells instead of normal cells. जब कोई कार्य विकृत पद्धति से हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, इसका कारण देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एंड इसके बारे में जब हम ज्यादा सोचते हैं तो ये दिखाई दे रहा है अभी कि लुकिंग एट द राइज इन द ऑकरेंस ऑफ कैंसर केसेस, इट सीम्स that the disease is also closely related with today's lifestyle, food and food habits. तो इसके बारे में हमें सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा क्या बदल रहा है कि जिसके वजह से कैंसर इतने ज्यादा प्रमाण में आ रहा है। तो एक अप्रोच में बदल ये ज्यादा जरूरी लग रहा है अभी, क्योंकि जैसे गाडगिल सर जी ने अभी बताया कि राइट नाउ प्रेजेंट अवेलेबल ट्रीटमेंट्स फॉर कैंसर आर ओनली सर्जरी, केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जिसमें प्रिडोमिनेंटली ये देखा जाता है कि कैंसर पेशी का जो अंदर है उनको मारा जाए, उनको जलाया जाए ताकि वो वहां न रहे। लेकिन यहाँ कुछ कॉन्सेंट्रेशन ऐसा नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली कि ये कैंसर पेशी की पैदाइश ही ना हो, इसमें बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन करना जरूरी है। होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स कैंसर ट्रीटमेंट कैन गिव अस अ पैराडाइम टू थिंक डिफरेंटली apart from just destroying the cancer cells, and this approach has to be a holistic approach. तभी होलिस्टिक अप्रोच अगर हम बता रहे हैं तो उसमें कौन सी चीज का हम विचार कर सकते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच में कैंसर ट्रीटमेंट में पहले तो यह है कि चेंज इन लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक फूड एंड नेचुरल फूड, स्टेपल डाइट, रिडक्शन इन स्ट्रेस, मेडिटेशन एंड योगा, स्टेइंग अवे फ्रॉम एडिक्शंस। अभी पहले तो आप सब लोगों को बहुत आश्चर्य होगा कि कैंसर की ट्रीटमेंट तो बता रहे हैं कि सर्जरी है, रेडियोथेरेपी है, लेकिन ये लाइफस्टाइल की तरह हम कहाँ क्यों जा रहे हैं? हियर इज द रूट कॉज। हम लोग कारण के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए लाइफस्टाइल जो हमारी बहुत ज्यादा बदल गई है और स्पेसिफिकली फूड के बारे में ज्यादा बदल गई है, उसके तौर पर ज्यादा सोचना भी बहुत जरूरी बन गया है। जैसे कि अभी जो अन्न हम खा रहे हैं वो क्या है, जो फूड हम ले रहे हैं वो क्या है? वी आर व्हाट वी ईट। सो द फूड ग्रेन्स जो है, जो हमें अभी मिल रहा है, जो कि वेजिटेबल्स है और फल है, वो जो कुछ हमें जो मिल रहा है वो ज्यादा तौर पर हाइब्रिड रहते हैं और उसमें बीज नहीं रहता है। ये बीज क्यों नहीं रहता है, इसका कुछ अलग कारण है, इसमें मैं अभी नहीं जाऊंगी, लेकिन ये भी बहुत ही ज्यादा डेप्थ में जाने वाला विषय है। दूसरी बात ये रहती है कि शेतकरी जो है वो हैजार्डस केमिकल स्प्रेज और केमिकल मैन्योर्स का यूज बहुत ज्यादा खेतों में कर रहे हैं और उससे ये होता है कि जो यील्ड हमें दिखाई देता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव और ग्लिटरिंग तरीके का दिखाई देता है। जैसे कि वेजिटेबल्स है बहुत फ्रेश दिखेंगे, फ्रूट्स है बहुत फ्रेश दिखेंगे, लेकिन एक्चुअली उसके अंदर बहुत ज्यादा केमिकल्स हैं। केमिकल मैन्योर्स भी फलों में जा रहे हैं, वो भी हमारे पेट में जा रहा है, हर रोज हम उसको खा रहे हैं। और ये जो कंजम्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड जो है वो बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रहा है क्योंकि वो ही मिल रहा है। बट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि एक्चुअली ये जो कंजम्पशन हम इन चीजों का कर रहे हैं, जब जो कि सब केमिकली ही ट्रीटेड है, उसका फाइनली अपने पेट में जाके उसका जब पचन हो जाता है तो उसके बहुत ही हैजार्डस इफेक्ट दिख रहे हैं और ये एक बहुत ही मेजर कारण हो सकता है जिससे कैंसर
अब बहुत ज्यादा तरीके से फैल रहा है। आयुर्वेद इसके बारे में क्या सोचता है? पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि बाकी के साइंस में और आयुर्वेद में फर्क क्या है। आयुर्वेद ऑलवेज टेक्स अ होलिस्टिक अप्रोच। कैंसर है इसीलिए कैंसर की दवाइयां दे दो और कैंसर निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उस शरीर में एबनॉर्मल सेल्स की पैदाइश क्यों हो रही है, इसका कारण देखने के लिए उस शरीर का अभ्यास बहुत ही ज्यादा आयुर्वेद में मायने रखता है। दूसरी बात यह है कि आयुर्वेद में प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। पहले वेलनेस चाहिए और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी डिसीज हो ही गया तो फिर उसकी ट्रीटमेंट ही जरूर होनी चाहिए। इसके लिए वेलनेस करने के लिए बहुत अच्छा क्लियर गाइडलाइंस हमें आयुर्वेद शास्त्र में दिखाई देते हैं और इसको आयुर्वेद में दिनचर्या ऐसा शब्द है और ये दिनचर्या हर रोज हमारे जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बहुत अच्छा मार्गदर्शन आयुर्वेद शास्त्र में दिखाई देता है। जो अभी वेबसाइट गाडगी सर जी ने अभी दिखाई और वहाँ जो हेल्थ सीकर होने का एक सलाह आपको दिया गया, वो इसी ही लिए है कि अच्छी लाइफस्टाइल क्या होती है। ये आयुर्वेद शास्त्र आपको अगर अपने बारे में समझ लेना है तो उसके लिए ये गाइडेंस बहुत ही आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। और उसमें जो है उसमें फूड है, अपना एक्सरसाइज है, मेंटल वेलनेस है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी है, ये सब चीजें होनी बहुत जरूरी है। फूड के बारे में हमने देखा है कि जैसे केमिकल से भरा हुआ अन्न हम ना खाइए इसी प्रतिज्ञा करके ऑर्गेनिक फूड यानी कि सेंद्रिय फूड और नेचुरल तरीके से जो उगाया गया है, वो जो खेत में उगाया हुआ धान है उसका ही इस्तेमाल हम करिए, इस पे अभी सामान्य जनों ने बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक सेंद्रिय और नैसर्गिक पद्धति से उगाए गए धान में कौन से भी तरीके के केमिकल्स का वापर नहीं किया जाता है, उसमें कौन से भी केमिकल्स खतों का वापर नहीं होता है और ये सब चीजें होने से के कारण वो जो अन्न और वो जो धान हमें मिल रहा है वो एक्चुअली पौष्टिक है और उससे ही जो एबनॉर्मल सेल्स जैसे कि एक प्रक्रिया शरीर में बनती रहती है उसको रोकने का शायद एक रोकने की एक ताकत इस सेंद्रिय फूड में, नैसर्गिक फूड में रह सकती है। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने सालों तक बस सेंद्रिय धानों का ही इस्तेमाल किया है और हमको ये भी अभी प्रूव हो गया है कि पहले इतने कैंसर का प्रादुर्भाव इतना नहीं था, अभी ये ज्यादा फैल रहा है। तो वो आपको वापस उस चीजों का ध्यान करना और उसको इस्तेमाल करने का प्रयत्न करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात यह है कि पंचकर्म चिकित्सा ये एक आयुर्वेद का बहुत ही अच्छा साधन है। ये मैं बता सकती हूँ कि शरीर में कौन सा भी रोग नहीं है फिर भी शरीर में जो दोष बनाए रहते हैं उसको निकालने के लिए एक डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट पंचकर्म के द्वारा की जाती है। उसमें वमन है, विरेचन है, बस्ती है, शिरोधारा है, रक्तमोक्षण है और उसके अलावा भी आजकल बहुत सारी अच्छी चिकित्साएं पंचकर्म से दी जा सकती हैं। ये सब भी जब आपको कौन सा भी रोग नहीं है उस टाइम आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे अभी बताया गया कि कैंसर की जो डिसीज फ्री स्टेट है कि एक बार कैंसर हो गया है लेकिन उसका रिकरेंस नहीं होना चाहिए, ये जो डिसीज फ्री स्टेट और व्हाट वी कैन से इज देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेबल डिसीज इन योर रिपोर्ट्स, देयर इज नो डेमोन्स्ट्रेबल डिसीज इन योर रिपोर्ट्स, यानी कि आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं लेकिन आयुर्वेद शास्त्र ये मानता नहीं है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है तो वापिस रिकरेंस होगा ही नहीं, ऐसा तो कोई भी साइंस नहीं मानता है। लेकिन फर्क ये है कि बीच बीच में रिपीटेडली और पीरियोडिकली रिपोर्ट्स करते रहना और वो नॉर्मल है
तो फिर स्वस्थ रहना कि चलो मैं अच्छा हूं या तो मैं अभी अच्छी हूं। इससे तो ये अच्छा है कि अभी मेरे हाथ में जो डिसीज फ्री स्टेज आई है उसमें मैं मेरे खाने पे, मेरे एक्सरसाइज पे, मेरे मेंटल वेलनेस पे और मेरे शरीर में दोष जमाए होते रहते ही है, इसको समझ के पंचकर्म चिकित्सा अगर रुग्ण लेता रहे तो वो उसकी जो डिसीज फ्री स्टेट है वो कायम रहने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। और उससे भविष्य में ये भी हो जाएगा शायद कि उसका रिकरेंस जो है वो होगा ही नहीं। ऐसे कुछ अच्छे केसेस मैंने मेरे प्रैक्टिस में किए हैं। ओवेरियन कैंसर था और ओवेरियन कैंसर निकाला गया और उसके बाद जो उसकी चिकित्सा थी वो पूरी की पूरी आयुर्वेद शास्त्र से दी गई और आज भी वो जो रुग्णा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसका जीवन बिता रही है और वो एक खुद प्रोफेशनल भी है, यानी कि वो अपना काम जो है, व्यवसाय है, वो भी अच्छी तरह से कर सकती है। तो प्रिवेंशन हैज टू बी द फोकस इन कैंसर। कैंसर ना हो इसके लिए भी प्रिवेंशन है और कैंसर का रिकरेंस ना हो इसके लिए डिसीज फ्री स्टेट में भी प्रिवेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो जैसे मैंने अभी बोला कि फूड का जो है वो ऑर्गेनिक और नेचुरल देखिए और स्टिकिंग स्टेपल फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल जस्ट गिव वन एग्जाम्पल कि आजकल हम लोग एक दिन में भारत देश में जितने भी राज्य है उन प्रत्येक राज्य का, हर एक राज्य का खुद का स्टेपल फूड अलग है। लेकिन आजकल हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में एक ब्रेकफास्ट करते हैं तो साउथ इंडियन खाएंगे, लंच में कुछ पंजाबी खाएंगे, शाम के डिनर में कुछ तो चाइनीज खाएंगे। ऐसा जो चल रहा है तो वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर स्टेपल फूड और ये जो है वो एक तरीके से हमारी पचन संस्था पे एक तरीके का अब्यूज है। तो इसीलिए फूड के साथ फूड हैबिट्स में भी सुधार होना बहुत ज्यादा है, मायने रखता है। स्ट्रिक्टली वर्क ऑन योर एडिक्शंस, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर अभी इसके डिटेल में मैं अभी नहीं जाऊंगी। Mental health is key to health and so work on the mental health for which Ayurveda can be of great help। और इसके साथ योगा भी उसमें बहुत ज्यादा अच्छा काम कर सकता है जिसके बारे में वैद्य निसार आपको बता ही देंगे। तो ये मेंटल हेल्थ क्यों जरूरी है? क्योंकि आयुर्वेद शास्त्र का कहना यह है कि स्वास्थ्य का मतलब ही ये है कि समदोषाः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। इसका बहुत ही सिंपल मीनिंग ऐसा है कि फिजिकल हेल्थ प्लस मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू हेल्थ। तो हेल्थ के बारे में सोच रहे हो तो खाली फिजिकल हेल्थ पे ध्यान मत दीजिए, मेंटल हेल्थ भी उतने ही मायने रखती है, तो उस पे भी ध्यान देना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप सीख वेलनेस एक्सपर्ट्स ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा फॉर पर्सनल हेल्थ, पंचकर्म ट्रीटमेंट्स एंड मेंटल हेल्थ। अगर ये हो गया तो उससे आपको स्वास्थ्य मिलने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। ये भी जानना जरूरी है कि कन्वेंशनल ट्रीटमेंट इज नॉट द ओनली वे टू ट्रीट द कैंसर। द फैक्ट इज absence of any preventive treatments in the other sciences, invasive treatments is the only approach। तो इन्वेजिव ट्रीटमेंट देना ये एक उस साइंस का, शास्त्र का भाग हो गया, लेकिन उसके अलावा क्या क्या हम लोग कैंसर के बारे में कर सकते हैं ये अभी हम जान लेने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैंसर कैन बी ट्रीटेड बाय आयुर्वेदा मेडिसिन्स। आयुर्वेद शुड कम इन द मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। Right now, many cases are under treatment of Ayurveda and are getting benefited as per the stage of cancer। अभी जो पहले गाडगिल सर जी का व्याख्यान हुआ वो कैंसर के बहुत सारे केसेस गेले बहुत से बरसों से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें सक्सेसफुल है। मैं खुद अपने क्लिनिक में कैंसर के केसेस ट्रीट कर रही हूँ और उनको क्वालिटी लाइफ देना और उनको डिसीज फ्री स्टेट देना, इसमें हम बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं। तो ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, ये होलिस्टिक अप्रोच इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफस्टाइल
हम लोग अगर कंसिडर करें, उस पे काम करें, तो प्रिवेंशन और डिसीज फ्री स्टेट में रिकरेंस न होना, इसके लिए इसकी बहुत ही अच्छी मदद हमें हो सकती है। अभी ये तो आम जनता पे भी निर्भर है कि अगर उनको कैंसर से मुक्ति मिलनी है, कैंसर होना ही नहीं चाहिए और डिसीज फ्री स्टेट में रिकरेंस नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने भी अभी जो एस्टेब्लिश साइंसेस है उसके अलावा ये जो अभी बताया गया है, जैसे कि होलिस्टिक अप्रोच ऑफ आयुर्वेद, इस पे बहुत ज्यादा विचार करने की, उसको ध्यान में रखने की और उसकी मदद लेने की बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे लग रहा है कि अभी आयुर्वेद शास्त्र कैंसर में कैसे काम करता है इसके बारे में मैंने एक आपको ब्रीफ नोट दी है। आप बहुत सोच सकते हैं इसके बारे में, और आपको कोई भी चीज की अगर मदद हो तो आगे जाके जो हमारी वेबसाइट अभी गार्गे सर जी ने बताई है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं, और वहां से आपको हम में से कोई भी वैद्य को अगर आप अप्रोच हो सकते हैं तो आपको अच्छी मदद पर्सनल लेवल पे मिल जा सकती है। एंड देयर कैन बी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, और देयर वी कैन ऑल्सो ट्राई इन द डिसीज फ्री स्टेट ऑफ कैंसर टू हैव नो रिकरेंस अगेन। धन्यवाद। मैं अभी वैद्य निसार इनको रिक्वेस्ट करती हूँ, वो अभी कैंसर में योगा शास्त्र का क्या बहुमूल्य योगदान है इस पर अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वैद्य निसार। Good morning, everyone. मैं स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूं, लेकिन होस्ट ने डिसेबल कर दिया है स्क्रीन शेयरिंग। तुम्हारा वो होस्ट तुम हो एक्चुअली। Yes, just become the host. डॉक्टर साहब आप विजिबल हो? अभी चला गया। I'm visible and I'm audible as well, right? या यस, विजिबल एंड ऑडिबल बोथ। गो अहेड सर। All right. So जो टॉपिक मुझे दिया गया है आज बात करने के लिए, वो टॉपिक है ओके, सो योगा थेरेपी एंड कैंसर, इस टॉपिक पे बात करने के लिए मुझे बोला गया है। अब तक के सर और मैम दोनों ने भी कैंसर का एक आयुर्वेदिक एस्पेक्ट आपके सामने रखा, और मुझे यकीन है कि इस लेक्चर का जो उद्देश्य है वो ये है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करना, क्योंकि कई बार होता यह है कि हम लोग गफलत में रह जाते हैं, हम अवेयर नहीं होते हैं, और अचानक से जब कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है तब जाके हम जागते हैं, और फिर हम ढूंढने लगते हैं कि अरे यहाँ पर क्या मिलेगा, वहां पर क्या मिलेगा। और कहा जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्राइसिस में होते हो तो आपको सब मिलता है लेकिन सही रास्ता नहीं मिलता। आपको कैंसर की इनिशियल स्टेज में आप आ जाते हो, या जैसे सर ने कहा कि कैंसर के रिकवरी स्टेज में आप होते हो, जहां पे ऐसा लगता है कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है लेकिन एक डर दिल में रहता है। और फिर आपको कहा जाता है कि अरे फला फला गांव में फला फला जगह पर आपको कोई दवाई मिलती है, वो दवा ले लो आप ठीक हो जाओगे। ऐसी कई सारी चीजें हम लोग देखते हैं। जब सर से बात हो रही थी, सर ने एक मीटिंग कॉल की थी हम लोगों की, और वो बता रहे थे कि कई जगह ऐसे आप और मैं
हम हर एक किसी पेशेंट को जानते हैं जिसको कैंसर हुआ, फिर वो मध्य प्रदेश के फला फला गांव चले गए, केरला के गांव चले गए, कर्नाटक चले गए, और वहां से कोई काढ़ा लेकर आ गए, किसी जंगल में किसी ने कुछ दवाई दे दी। तो ये सब कुछ जो है ये कहीं ना कहीं नॉन साइंटिफिक है। हर चीज का कुछ ना कुछ एक बेस होना चाहिए, और मुझे लगता है कि आज के लेक्चर का उद्देश्य भी यही है कि आप लोग जब तक के सीरियस नहीं होते अपनी हेल्थ के प्रति, अपने बीमारियों के प्रति, तब तक आप लोग अपना रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। अब कैंसर है क्या, इसके बारे में मैडम ने और सर ने दोनों ने भी बताया, मैं उसको बहुत ज्यादा उसके डिटेल में जाऊंगा नहीं, लेकिन हमारे बॉडी की एक टेंडेंसी है कि हमारी बॉडी जो सेल्स बनाती है, हर एक का लिमिट है। मेरी जो उंगली है, मेरी उंगली का शेप इतना ही है, मेरे चेहरे का, मेरे आंखों का, हर एक का शेप जो है, हमारे बॉडी के हर चीज का एक प्रमाण है, वो उतना ही है। जब वो प्रमाण कंट्रोल के बाहर बढ़ने लगता है, या जब बॉडी भूल जाती है कि मुझे कितना ग्रो होना है, कितना बढ़ना है, और वो भी एबनॉर्मली बढ़ने लगती है, तब उसको हम कैंसर कहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, ये कैंसर जो है, जो उसका जो फैलना होता है वो बहुत फास्ट होता है। इसलिए अक्सर देखा गया है कि भाई 2 महीने तक के सब ठीक था, एंड 2 महीने में वो इतना बढ़ गया कि पेशेंट डेथ बेड पे आ गया या पेशेंट सीरियस हो गया। तो ये एग्जैक्टली होता क्यों है? अब उसके फिजिकल रीजंस जो है, जैसे कि डाइट के बारे में बताया है, और भी कई सारे रीजंस बताए, जेनेटिक रीजंस है, आपके हैबिट्स उसके रीजन हो सकते हैं। इसके अलावा भी क्या कोई रीजन है, वो देखने के लिए हम आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। मेरे पास कुल 7 मिनट बचे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस 7 मिनट में, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं उसको कवर करने की मैं कोशिश करूंगा। अगर 1-2-5 मिनट ज्यादा लगते हैं तो प्लीज बियर विद मी। आयुर्वेद में एक जो एक श्लोक है जिसमें कहा गया है, विषादो ही रोग वर्धनानाम। विषाद माने ये एक मेंटल स्टेट है। इसको आप स्ट्रेस कह सकते हो, इसको आप एंजाइटी कह सकते हो, इसको आप टेंशन कह सकते हो, इसको डिप्रेशन कह सकते हो। विषाद को अलग तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। लेकिन मेंटल कंडीशन अगर आपकी निगेटिव है, अगर मेंटल कंडीशन आपकी खराब है, तो उतनी एक मेंटल कंडीशन काफी होती है आपके रोग को बढ़ाने के लिए। आप सब लोगों के लिए एग्जाम्पल ताजा है कि कोविड में जितनी भी डेथ्स हुई, उसमें एक्चुअल कोविड वायरस से जो डेथ्स हुई वो सबसे कम थी। मतलब जितनी भी डेथ्स हुई जिसमें कोविड वायरस इसको ही रीजन माना जाए, ये बहुत मिनिमम था। उससे ज्यादा डेथ्स हुई थी मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से। और ये कई पेपर इस पे प्रेजेंट किए जा चुके हैं। अगर आप पबमेड पे जाते हो तो आपको थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स मिलेंगे कि गलत मेडिकेशन की वजह से उसके बाद में सब वायरस से भी ज्यादा डेथ्स हुई है। लेकिन मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी ज्यादा डेथ्स अगर किसी वजह से हुई है तो वो है डर। द मोमेंट आपको पता चल जाता था कि आपको कोविड पॉजिटिव आया है, आपको एक रूम में डाल दिया जाता था, और फिर व्हाट्सएप स्टेटस पे श्रद्धांजलि के मैसेज आते थे, तो वो एक डर आपके दिल में बन जाता था। और वो डर जब आपके दिल में आता है, वो टेंशन, वो फियर, वो एक तरह का एंजाइटी जब आपके अंदर बढ़ती है, तो आपका रोग, आपकी बीमारी कई गुना ज्यादा बढ़ती है। और यही होता है कैंसर के केस में। अब कैंसर होना और कैंसर होने की संभावना होना, इसके बीच में का जब आप रास्ता तय करोगे, तो आपके लिए इस डर पर काबू पाना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बहुत अहम चीज जो मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूं कि आपका जो माइंड है, ये एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी चीज है, जो अगर आप उसको अगर समझते हो, उसकी पावर को आप समझते हो, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। लिटरली कुछ भी कर सकते हो। ये वो माइंड है जो हील भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि फला फला को रिपोर्ट उसका पॉजिटिव आ गया और वो इतने डिप्रेशन में चले गए कि 15 दिनों में उनकी डेथ हो गई।
और बाद में पता चला कि अरे वो रिपोर्ट तो क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए था, वो रिपोर्ट तो पॉजिटिव नहीं था। ऐसे केसेस मैंने पर्सनली देखे हैं, सुने हैं, आप लोगों ने भी सुने ही होंगे। तो क्या हुआ एग्जैक्टली इसमें? जब आप किसी चीज पर यकीन कर लेते हो, एक जरूरत से ज्यादा यकीन जब आपका बैठता है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, यह आपकी पहली बीमारी होती है। कई बड़े केसेस में, सिर्फ कैंसर की ही क्यों बात करें, हर बड़े केस में आप किसी कैंप में चले जाते हो जहां पे फ्री इन्वेस्टिगेशन होता है, ब्लड टेस्ट होती है, और वहां पर आप शुगर की टेस्ट करते हो, शुगर आपकी आती है 400 450। सबसे पहला आपका माइंड इफेक्ट होता है। आपका माइंड मान लेता है कि हाँ मुझे डायबिटीज है। आप भाग जाते, तुरंत आप भाग लेते हो, किसी डॉक्टर के पास जाओगे या किसी मेडिकल वाले के पास जाओगे और आप अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो। क्योंकि आपके माइंड ने कन्विंस हो गया है, आपके माइंड ने मान लिया है कि आपको डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज होता है। मेरे पास और हर डॉक्टर के पास में, जितने भी डॉक्टर्स हैं, हर एक के पास में ऐसे कई केसेस होंगे जहां पर उस वक्त उस पेशेंट का वो डायग्नोसिस नहीं था जिसके लिए वो पिछले 10 साल से ट्रीटमेंट ले रहा था। लेकिन चूंकि माइंड आपका कन्विंस हो गया कि मुझे बीमारी है, आपको बीमारी हो गई। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो कैंसर के डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। क्योंकि हम कैंसर को समझते हैं नहीं, या हमको कैंसर एक बार होकर गया है तो हम या तो बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, बिंदास्त हो जाते हैं कि अभी नहीं, हमारी ट्रीटमेंट हो गई, केमो हो गया, रेडिएशन हो गया, अब आपको हमें कुछ नहीं होगा, और इसमें वो सारी चीजें करते हैं जो कैंसर बना रही थी। ये भी है, जैसे मैंने कहा कि माइंड डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और दूसरी चीज होती है कि हम इतने डर जाते हैं कि नहीं, कि हमको कैंसर हुआ है तो अब इसको ठीक ही नहीं कर सकते, ये हमारा माइंड कन्विंस हो जाता है। ये दोनों भी केसेस में आपके कैंसर के रियकरेंस की या आपको कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस माइंड पर आपको कंट्रोल लाना होगा। अब इस माइंड पर कंट्रोल लाने का जो सबसे बड़ा हथियार, या इस माइंड को कंट्रोल लाने का जो सबसे बड़ा तरीका, जो हमारा शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारा साइंस बताता है, वो योग है। योग को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, योग को जिस तरह से दिखाया गया है, पहली चीज तो उसको फिजिकल पोस्चर के साथ में जोड़ा गया है। इसलिए किसी क्लास में जाकर आप 1 घंटा अपने हाथ पैरों को आगे पीछे करो, या सांस को ऊंची करो नीची करो, ये योग नहीं है। योग क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो योग बेसिकली अवेयरनेस है। योग बेसिकली आपका कॉन्शियसनेस का लेवल है। अब जैसे आप सुबह बिस्तर से उठते हो, और बिस्तर से उठने के बाद में अपने इस तरह से करते हो, सब लोग करते हैं, लंबी सांस लेते हो, ऐसे करते हो कि नहीं करते? सब लोग करते हैं। क्या आप उसको योग बुलाते हो, कहते हो कि हाँ मैंने सुबह उठ के योग किया? नहीं। लेकिन वही आप किसी योगा के क्लास में जाते हो, या आस्था चैनल ऑन करके रामदेव बाबा जी को योग कराते हुए देखते हो, एक जगह बैठते हो, और बाबा जी या जो योगा का टीचर है वो भी आपसे यही कराते हैं। वो सिर्फ आपको कहते हैं कि अपने हाथों को ऊपर करो, अपने आप को स्ट्रेच करो, लंबी सांस लो। पहले वाली चीज को आपने योग नहीं कहा, लेकिन दूसरी वाली चीज योग हो गई। किया तो सेम ही है, किया तो अपने आप को स्ट्रेच ही तो किया है आपने। लेकिन पहले वाली सिचुएशन को योग ना कहना और दूसरी वाली सिचुएशन को योग कहना, इसके बीच में अगर कुछ फर्क है तो वो फर्क है अवेयरनेस का। वही एक्शंस है जो आपने समझ के की, वही एक्शंस है जो आपने अवेयरनेस के साथ में की। जो चीज आपने अवेयरनेस के साथ में की वो हो गई योग, और सेम एक्शन आपने विदाउट अवेयरनेस की, वो उसको हमने योग नहीं कहा। तो बेसिकली योग क्या है? योग है किसी भी चीज को अवेयरनेस के साथ में करना। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को सोच समझ के करते हो तो आप योगिक लाइफस्टाइल जी रहे हो। अगर आप खाना जो खा रहे हो उसको समझ के खाते हो कि मैं क्या खा रहा हूं, क्यों खा रहा हूं, कितना खा रहा हूं, कैसा खा रहा हूं, इस तरह से अगर आप करते हो तो आपका योगिक डाइट हो गया। आप जब किसी के साथ में बातचीत कर रहे हो, किसी के साथ में डील कर रहे हो, वो अगर आप समझ के करते हो
कि मैं रिएक्ट कर रहा हूं मतलब मैं क्या कर रहा हूं, तो वो योग हो गया। तो योग थेरेपी का मतलब यह है कि हम हमारी लाइफ में होने वाली चीजों के प्रति अवेयर हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उनको समझ के अगर हम करते हैं तो वो योग कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई आपको योग की बड़ी फिलोसॉफिकल या बड़ी डिफिकल्ट डिफिनेशन बताता है ना, तो उसको बाय बाय कर देना। योग प्रैक्टिकल चीज है, योग प्रैक्टिकल चीज है, उसको हमने बहुत टेढ़ा मेढ़ा बना के रखा हुआ है। ऑफ कोर्स ये चीजों को हमारे अंदर लाने के लिए जो एक रूटीन है कि आधा एक घंटा आसन किया जाए, प्राणायाम किया जाए, दैट्स फाइन। बट योग को 24/7 अगर आप करते हो तो बेशक आप आपके माइंड पे कंट्रोल पा सकते हो। अब दूसरी चीज है योग मतलब कॉन्शियसनेस, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। मैंने आपके सामने कुछ तस्वीरें यहां पर रखी है। एक पत्थर है, एक झाड़ है, एक एनिमल है, ये इंसान है, ये सुपर ह्यूमन है, और हम इसको नेचर कह रहे हैं। मैंने इसमें किसी फोटो को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं इसमें से आपको एक सुपर नेचुरल पावर दिखाना चाह रहा हूं। अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप देखेंगे तो क्या फर्क है इसमें, इन दो पिक्चर्स में? आपको दिख रहा है, आपके सबके स्क्रीन पे है ये चीजें? हाँ सर। Yes, sir. सो पत्थर और ये पेड़, इसमें क्या फर्क है? डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस। ये झाड़ इस पत्थर से ज्यादा कॉन्शियस है, उसमें कॉन्शियसनेस का एलिमेंट ज्यादा है। ये मूव नहीं हो सकता अपने आप से, इसके पत्ते कम से कम मूव हो रहे हैं। ये ग्रो नहीं हो सकता, ये ग्रो हो रहा है। अब ये झाड़ और ये एनिमल, इन दोनों में क्या फर्क है कि इसमें कॉन्शियसनेस ज्यादा है। ये झाड़ अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, ये जा सकता है। इसकी आवाजें आप सुन नहीं सकते, ये आवाज करता है लेकिन आप सुन नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कॉन्शियसनेस कम है, इसकी सुन सकते हो, इसमें कॉन्शियसनेस ज्यादा है। अब इस एनिमल में, इस कुत्ते में और हम इंसानों में क्या फर्क है कि इनसे ज्यादा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस हमारे पास में है। इसको अपनी क्षमताओं का जितना ज्ञान है उससे ज्यादा ज्ञान हमें है, हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हम अपने आप को इंसान कहते हैं। हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम हंस सकते हैं, हम डिसीजंस ले सकते हैं, और ये इससे बेहतर लेते हैं। इसलिए कॉन्शियसनेस ह्यूमन में ज्यादा है। अब इसी ह्यूमन को जब आप सुपर ह्यूमन के साथ में कंपेयर करते हो, तो सुपर ह्यूमन में और हम में, नॉर्मल ह्यूमन और सुपर ह्यूमन में फर्क क्या होता है कि सुपर ह्यूमन के पास में कॉन्शियसनेस की डिग्री ज्यादा होती है। दे आर मोर कॉन्शियस देन अस। मतलब सुपरमैन, हम भी सुनते हैं लेकिन सुपरमैन बहुत माइनर चीजों को सुनता है क्योंकि उसने अपने कॉन्शियसनेस को बढ़ाया हुआ है। हम दौड़ सकते हैं लेकिन शक्तिमान हमारे से ज्यादा दौड़ता है। शक्तिमान क्यों दौड़ पाता है? पहले तो उसके डायरेक्टर ने उसको उसका ये दे रखा है, लेकिन अगर रियल में देखे तो शक्तिमान इसलिए दौड़ सकता है क्योंकि उसके अंदर उसके कॉन्शियसनेस उसका सबसे ज्यादा है। सुरुवातीची काढून ठेवली, नंतरची ती त्याच्यात उज्ज्वला ताई, तुमचा आवाज येतोय, म्यूट रखे. तुम्ही जरा अनम्यूट करता का? ज्यांनी अनम्यूट केलेलं नाहीये त्यांनी प्लीज. थोडस डिस्टर्ब होते, जास्त नाही. अब इस सुपरमैन में और सुपर बीइंग में क्या डिफरेंस है? सुपरमैन और सुपर बीइंग में फिर से डिफरेंस है द डिग्री ऑफ अवेयरनेस। तो हमारे अंदर जैसे जैसे हमारा अवेयरनेस बढ़ता जाता है, हमारे अंदर कुछ अपने आप कुछ स्ट्रेंथ आती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त होते लेकिन अफेक्ट नहीं होते, बिकॉज उनके माइंड की उतनी ताकत होती है, उनका माइंड स्ट्रांग होता है। हम कहते हैं ना विल पावर, अक्सर कहते हैं कि आपकी, डॉक्टर्स भी कहते हैं अगर आपकी विल पावर अच्छी है तो आप इसमें से बाहर आओगे। ये सिर्फ आयुर्वेद या होम्योपैथी के डॉक्टर्स नहीं कहते, मॉडर्न के डॉक्टर भी कहते हैं कि आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग है तो बिल्कुल ये मेडिसिन आप पर अफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके विल पावर का सीधा सीधा कनेक्शन आपकी हीलिंग के साथ में है। कैंसर में ये सबसे ज्यादा है। तो योग करता क्या है?
योग बेसिकली आपके ब्रेन को रिप्रोग्राम करता है। अब ये बहुत ही आपको समझाने के लिए ये चीजें मैं सब बता रहा हूं। अगर ये इंडियन शास्त्रोक्त तरीके से अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा ज्यादा वक्त देना पड़ेगा, लेकिन आपके ब्रेन का रिप्रोग्रामिंग करने का जो कुछ एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर का नाम योग है। योग थेरेपी के जरिए हम आपकी सोच को बदल सकते हैं। योग थेरेपी के जरिए हम आपकी निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। योग के जरिए हम आपका अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं। योग के जरिए हम आपका कॉन्शियसनेस और बढ़ा सकते हैं। और ये सब जब चीजें होती है तो अपने आप ही कहीं ना कहीं आपके बीमारी के डेवलपमेंट में और आपके बीमारी के क्योर में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब योग है क्या? तो मोटे तौर पर अष्टांग योग को योग माना जाता है, जिसमें यम होते हैं, ओके, जिसमें यम है। यम का मतलब है कि आप लोगों के साथ में किस तरह से आपने बिहेव करना है। नियम है कि आपका खुद के प्रति किस तरह का एक रूटीन होना चाहिए, आपने खुद के प्रति क्या आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ये नियम से पता चलता है। उसके बाद में है आसन। आसन का मतलब है कि फिजिकल पोस्चर्स के जरिए हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। हम बिना किसी एफर्ट के कुछ फिजिकल पोस्चर्स करते हैं जिसको आसन कहते हैं, और उन फिजिकल पोस्चर्स को चुना जाता है एक साइंटिफिक तरीके से। किसी योगा टीचर की तरफ अगर आप जाते हो तो आपको सजेस्ट करेंगे कि ये पर्टिकुलर आसन आपको करना है। प्राणायाम का सीधा सीधा मतलब है कि हमारे ब्रेथ को कंट्रोल करना। जब हम ब्रेथ को कंट्रोल करते हैं तो हम इनडायरेक्टली हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जब हमारी ब्रेथ बढ़ती है तो हमारा माइंड एजिटेटेड कंडीशन में होता है। तो जब हम ब्रेथ को कंट्रोल करेंगे तो हमारा माइंड भी हमारे कंट्रोल में आएगा। प्रत्याहार होता है कि हमारे जो इंद्रिय है, जैसे जो हम लोग उपवास करते हैं, आज के टाइम के उपवास ने, जो एक्चुअल में उपवास का जो मीनिंग है कि भाई खाना मेरे सामने है लेकिन मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने आप को कंट्रोल करूंगा। अपने सेंसेस को हम कंट्रोल करते हैं। मेरे सामने बिल्कुल 5 पकवान रखे हुए हैं लेकिन नहीं, मैं फल खाकर रहूंगा, मैं पानी पीकर रहूंगा, मैं गर्म पानी पीकर रहूंगा। यह है प्रत्याहार। धारणा होता है कंसंट्रेशन। हम हमारे माइंड को किसी एक जगह पर लाकर रख देते हैं और हमारे माइंड को इधर उधर हिलने नहीं देते, उसको कहते हैं धारणा। ध्यान होता है कि हम किसी चीज पर जिस पर हमने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है उसके साथ में मर्ज हो जाना, एक हो जाना। और फिर है समाधि। समाधि इज एन अल्टीमेट अवेयरनेस ऑफ योर कॉन्शियसनेस। आप अपने आप के प्रति अवेयर होते हो, आप अपने आप को समझने लगते हो, आप अपनी ताकत को जान पाते हो। और इन्हीं 8 तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं, जिसको कहते हैं योग थेरेपी। अब इन 8 में से आपके लिए यम कौन सा है, आपके लिए नियम कौन सा है, ये सब चीजें आपको कोई भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो योग का टीचर भी है, वो आपको आसानी से बता पाएगा कि आपके लिए योग थेरेपी क्या होनी चाहिए। बहरहाल, टू सम अप, कैंसर को प्रिवेंट करना बहुत मुमकिन है अगर आप समझते हो। अगर आपने खुद के सबकॉन्शियस सेल्फ पे अगर आपने काबू पा लिया तो आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हो। सीधी सी बात है। मैं बहुत डिटेल में मेरे पास में वक्त भी नहीं है, मेरा वक्त ऑलमोस्ट पूरा हुआ है, मेरे पास में ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन सीधी सी बात है कि भाई, अगर आपके पेरेंट्स को दोनों को भी एसिडिटी की बीमारी है तो चांसेस के आपको एसिडिटी की बीमारी हो बढ़ जाते हैं। अगर आपके पेरेंट्स में ब्लड की बीमारियां आप देखते हो, स्किन की बीमारियां देखते हो कि हाँ मेरे पिताजी को भी स्किन की ब्लड की बीमारी थी और मेरे माँ को भी एसिडिटी की बीमारी थी, तो बट ऑब्वियस है कि आपके अंदर प्रोननेस होगा, आपके अंदर वो चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको एसिडिटी और ब्लड की बीमारी हो। बराबर है? तो इसी तरह से कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि ये सारी चीजें पिछले कई जनरेशन से, 3-4 जनरेशन से जो नीचे नीचे टपक कर आ रही है, वो सारी चीजें इकट्ठा होती है और एक नया फॉर्म लेती है, जिस फॉर्म को हम कैंसर कह रहे हैं। मतलब 3 जनरेशन पहले खाने पीने की चीजें बिगड़ी थी। मेरे दादा के वक्त में वो बिगड़ना शुरू हुआ,
मेरे पापा के वक्त में वो और बिगड़ गई, और मेरे वक्त में तो पिज्जा बर्गर पे ही आ गई है। तो बट ऑब्वियस है कि मेरे आने वाली जनरेशन जो है वो इसके लिए ज्यादा प्रोन होगी। आप समझ रहे हैं? ये परकोलेशन है। ये जब तक कि आप समझोगे नहीं फिजिकल लेवल पे, तब तक कि आप उसको ठीक नहीं करोगे। लाइकवाइज मेंटल लेवल पे भी, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी आपको समझना पड़ेगा कि टेम्परामेंट ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स, टेम्परामेंट ऑफ माय पेरेंट्स एंड टेम्परामेंट ऑफ मी, इन तीनों के मेंटल जो ट्रेट्स है वो एक साथ में हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं मिल गए हैं। अब अच्छे भी मिल सकते हैं या खराब भी मिल सकते हैं। आपके साथ में क्या हुआ है ये जब आप समझते हो, और जब आप अपने सबकॉन्शियस सेल्फ को समझते हो, तो आप सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि कई ऐसी बीमारियां हैं जो बड़ी बीमारियां के तौर पे हम मानते हैं, हम उसको कहने के प्रिवेंट कर सकते हैं। सो कॉल्ड विल पावर इज नथिंग बट द पावर ऑफ योर माइंड। अगर आप अपने डर को कॉन्कर करते हो, अगर आप अपने डर को जीतते हो, तो आप आपके कैंसर को भी जीत सकते हो। इसलिए जो लोग प्रोन हैं उन लोगों को, अब मेरे लिए कौन सी योगा थेरेपी इंपॉर्टेंट है? योगा थेरेपी ऐसे नहीं है कि टीवी पे देख लिया और मैंने करना शुरू कर दिया। जैसे मेडिसिन चुने जाते हैं, क्या आप जाकर मेडिकल में से कोई भी मेडिसिन उठा के नहीं खाते हो? क्या आपको बीमारी क्या है, आपकी बॉडी की कंडीशन क्या है, उस बीमारी की वजह क्या है, ये सब देख कर आप अपने लिए मेडिसिन चूज करते हो। इसी तरह से योग भी आपको उसी तरह से चूज करना चाहिए। तो अगर आप अपने लिए कौन सा योगा का पैटर्न मुझे फॉलो करना चाहिए, कौन से आसन मेरे लिए है, कौन से प्राणायाम है, उनको किस तरह से किया जाना चाहिए, ये जब हम समझते हैं और उसको करते हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी भी बीमारी के, खास करके चूंकि हम कैंसर की बात कर रहे हैं, तो कैंसर के प्रोग्रेस की जो भी चीजें हैं हम उन्हें रोक सकते हैं। आप में से अगर किसी को योग थेरेपी के बारे में और डिटेल में जानना है, तो ये मेरा नंबर है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे भी हम इस मामले में कहीं ना कहीं अपडेट्स देते रहते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें बहुत ही सुपरफिशियल फॉर्म में, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट था, तो इसलिए बहुत ही सुपरफिशियल फॉर्म पे आपके सामने रखी है। मुझे यकीन है कि सर ने जिस तरह का ये प्रोजेक्ट किया है, इसके डेप्थ में भी हम जाकर और ज्यादा एक्सप्लेन करने की आने वाले वक्त में कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। एंड सब लोगों को अगेन हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। धन्यवाद। तो मैं एक बार फिर से ये वेबसाइट के बारे में बोलना चाहता हूँ कि cancerholisticguidance.com ये जो वेबसाइट है वो सभी लोग जाकर देखें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए और कैंसर के बारे में जानने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा, मेरी काफ़ी किताबें मराठी में, अंग्रेजी में इस प्रकार की है। मेरे काफ़ी इंटरव्यूज अमेरिका में रिकॉर्ड हुए हैं, ई प्रसारण इंटरनेट रेडियो में, वो भी आप सुन सकते हैं। मिक्स क्लाउड पे कुछ अवेलेबल इस प्रकार का है। इसमें काफी वैद्य भी शामिल हुए हैं, तो उनके लिए हमारा ऑनलाइन संविता वाचन हर रोज चलता है 6:30 से 7:30 तक। उसकी जूम लिंक है। जिस किसी को ये नंबर है, सुश्रुत और सोनाली, अगर हमारा एक ग्रुप है जीएसवीसी करके, गार्गिल संविता वाचन कम्युनिटी, उसमें आप ज्वाइन है तो आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर उसमें ज्वाइन नहीं है तो इन नंबर को कॉल करो और फिर वो आपको जीएसवीसी में डाल देंगे। तो फिर आप जरूर उसका फायदा उठा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैंसर का जब डायग्नोसिस हो जाता है तभी से भय का माहौल खड़ा होता है, और पूरे परिवार के लिए ये बड़ी चुनौती इस प्रकार की होती है। तो इसके जरिए हम कैंसर के बारे में कैसे ट्रीट करना है, होलिस्टिक अप्रोच क्या है, ये बताने की कोशिश की है मैंने अभी यहाँ पे, हम तीनों लोगों ने। ये सिलसिला और भी आगे चलता रहेगा, मराठी में और अंग्रेजी में भी हम ये करेंगे। और फिर इसके आगे के बारे में, ये तो
इन शॉर्ट था, केवल इंट्रोडक्टरी इस प्रकार का था। एक एक चीज के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी से अनुरोध है कि ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस .com ये जो वेबसाइट है वो देखे, फ्री गाइडेंस उसमें से पा ले, और फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स वगैरह वहाँ पे बताए गए हैं उनके साथ कांटेक्ट करें, तो फिर आपको आयुर्वेद की ट्रीटमेंट, योग की ट्रीटमेंट उसमें से मिल जाएगा। तो इसी से साथ मैं जुदा लेता हूँ। ये सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अंतिमतः एक आयुर्वेद का श्लोक और ओंकार ये करके हम विदा लेते हैं। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। मुंबई से कोई हम कहाँ पर विजिट कर सकते हैं? बेटर ऑप्शन एक बार इसमें करो। अभी बम्बई में हमारा कोई नहीं है, लेकिन पुणे में तो आ सकते हैं। लेकिन देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर कोई मुंबई में ज्वाइन हो जाता है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। If recording made available to viewers, it will take care of loss of audio video connectivity. Yeah. ठीक है। तो यहाँ से विदा लेते हैं, और कल हमारे लेक्चर के लिए तो हम फिर से ज्वाइन हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं।